हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके थे मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपका एम्पिरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को किस प्रकार से हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो भी हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो नाउ स्टार्ट। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्शेंट। उस टॉपिक का नाम क्या है? लिमिटिंग रिएक्शेंट। तो इस लिमिटिंग रिएक्शेंट की डेफिनेशन क्या है और लिमिटिंग रिएक्शेंट होता क्या है वो हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इसको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल का यूज करता हूं, तो आप सभी लोग एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को एक कार बनानी है। क्या बनानी? एक कार। और जनरली कार को बनाने के लिए एक बॉडी चाहिए होता है, स्ट्रक्चर चाहिए उसका। दूसरा, हमारे पास टायर्स वगैरह चाहिए, हेडलाइट्स चाहिए होती है। इज दैट क्लियर? तो जनरली हम लोग कह रहे हैं कि एक कार में या एक कार के लिए 4 यानी कि 4 टायर्स और 2 हेडलाइट का होना बहुत नेसेसरी है। इज दैट क्लियर? यानी कि एक कार का फॉर्मेशन तभी होगा जब 4 टायर्स और हमारे पास कितने हेडलाइट्स होंगे? 2। तो ध्यान से सुनेगा सभी लोग। लेकिन अगर हमारे पास 20 टायर्स है और हमारे पास क्या कहा? 20 टायर्स है और 14 क्या है? हेडलाइट। तो अब हमारे पास क्या केस हो सकता है? तो इस कंडीशन में हम लोग 2 चीज कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 20 टायर्स है और 14 हेडलाइट है तो जनरली एक कार को बनने में 4 टायर और 2 हेडलाइट का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 20 टायर्स और 14 हेडलाइट के कॉम्बिनेशन को हम किस प्रकार देखेंगे? अगर तो सपोज दैट हमें चाहिए 20 टायर्स, तो एक कार में लग रहे हैं 4 टायर, तो 5 कार में लगेंगे 20 टायर, और एक कार में 2 हेडलाइट, तो 5 में कितने लगेंगे? 10। तो 20 टायर्स के साथ कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? 10 हेडलाइट्स का। इज दैट क्लियर? दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास 14 हेडलाइट का मतलब क्या हुआ कि 7 कार, और एक कार में 4 टायर, तो 7 में कितने लगेंगे? 28। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास 28 टायर्स चाहिए, तब हम लोग 14 हेडलाइट को उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहां पे क्या देखोगे? यहां पे टायर्स है 20 और हेडलाइट कितने हैं? 14। तो एक कार के फॉर्मेशन में कितने लग रहे हैं? 4। तो 5 कार है, कितना लगेगा? 20 टायर्स तो हो गए। अब 14 हेडलाइट में से 10 हेडलाइट्स तो होंगे यूज, और बाकी के 4 आपके बचे हुए रहेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप देख रहे हो दोनों में से एक चीज पहले ही कंज्यूम हो जा रही है, और कंज्यूम होने के बाद वो जो आपका कार यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिमिट कर देगा। इज दैट क्लियर? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका लिमिटिंग रिएक्शेंट होता है उसमें एक ऐसा हमारे पास रिएक्टेंट होगा जो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा और लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट के बनने की लिमिट को क्या कर देगा? कम कर देगा, यानी कि प्रोडक्ट के बनने को कम कर देगा। इज दैट क्लियर? तो उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएक्शन। तो आपने देखा 20 टायर्स 5 कार्स के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 14 में से 10 हेडलाइट के लिए यूज हो रहे हैं, बचे कितने? 4। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से दोनों में से पहले कौन कंज्यूम हो रहा है? आपका 20 टायर्स, और ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन क्या कर देगा? लिमिट कर देगा उसको। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्शन। अब इसको केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग समझेंगे कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, हम लोगों ने कहा माना एक रिएक्टेंट है आपके पास N2 और एक है हमारे पास हाइड्रोजन, 2 रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
इन इन दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में और एक किस में होगा, हमेशा लार्जर अमाउंट में, लार्जर क्वांटिटी में। तो जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट आपके पास रिएक्टेंट होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा, यानी कि लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जो प्रोडक्ट को ज्यादा बनने से रोकेगा उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल है N2 प्लस हमने 4 मोल्स लिया हाइड्रोजन के, तो ये बना देगा 2NH3 और प्लस क्या H2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और ये हाइड्रोजन 4 थे, 4 में से एक हाइड्रोजन आपका बच गया। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्शन कौन है आपका, N2। इज दैट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। सिंपली वर्ड में जो जिसका क्वांटिटी कम होगा और जो पहले कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक को जिसका नाम है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो होने वाली क्या होती है आपकी रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। आप लोगों को पहले से ही पता है सॉल्यूशन जनरली 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, और हम लोग क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम, मतलब दिए हुए वॉल्यूम में सब्सटेंस का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग फॉलोइंग वे से कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जनरली हमारे पास 4 वे यानी कि 4 तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है मास परसेंटेज, दूसरा जो हमारे पास होता है उसका नाम है मोलरिटी, तीसरा जो हमारे पास होता है उसका नाम है मोलेलिटी, ये मोलेलिटी है, और तीसरा हमारे पास क्या है, मोलेलिटी, और चौथा जो हमारे पास होता है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो इन 4 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए इनको हम लोग स्टडी करते हैं। एक है पहले मास परसेंटेज को, फिर मोलरिटी को और लास्ट में मोल फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की, कि मास परसेंटेज क्या होता है, फिर हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे मोलरिटी को, फिर आपका मोलरिटी और लास्ट में आएगा आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज को जनरली निकालने का तरीका क्या है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास किसमें, उस गिवन सॉल्यूशन में, यानी कि अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो क्या होगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, एंड वी आल्सो नो दैट सॉल्यूशन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें से पहला सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं इसमें कि एग्जांपल क्या है। सपोज दैट एक सॉल्यूशन को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें सब्सटेंस ए हमारे पास क्या है, कोई सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? इस ए सब्सटेंस के 2 ग्राम को हम लोगों ने वाटर में ऐड किया, 18 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया। इज दैट क्लियर? क्या कहा, एक सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इनटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर?
आपने 2 ग्राम सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया और आपने सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकाला, तो सॉल्यूट कौन सा होगा? ए। इज दैट क्लियर? इसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? वाटर में। तो निकालने का तरीका क्या है? तो ध्यान से सभी लोग सुनना। अब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकालेंगे। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास हमारे पास गिवन है, कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। तो हमारे पास क्या हो गया? 2 ग्राम हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 2 ग्राम को ऐड कर रहे हैं 18 ग्राम में, तो कितना बनेगा? 2 प्लस 18 यानी कि 20। तो 2 ग्राम आपका सॉल्यूट, 18 ग्राम आपका सॉल्वेंट इंटू 100, तो 2/20 ग्राम इंटू 100। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 200/20, यह आ जाएगा 10%। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना है? 10%। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत, उसका नाम है मोलरिटी। उसका नाम क्या है? अब हमारे पास है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है कि किसी 1 लीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे मोलरिटी। मोलरिटी को जनरली एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम से। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? किसमें? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग कहेंगे मोलरिटी। अगर आपके पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ हो तो आप कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग कह सकते हैं m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। इज दैट क्लियर? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप लोग क्या निकाल सकते हो? मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब सपोज दैट आपके पास पेपर में नंबर ऑफ मोल्स ना दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, माना वो सब्सटेंस ए है, WA अपॉन MA। WA का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जितना क्या होगा? मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MA का मतलब क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसकी हेल्प से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और मोलरिटी क्या कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। इज दैट क्लियर? अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट है मोलरिटी। क्या होता है आपके पास? मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में एक चीज का डिफरेंस होता है। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? पर केजी सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सॉल्यूट के, वहां पे था पर लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होंगे उसको हम कहेंगे मोलरिटी। और मोलरिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि पर केजी सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के उसको हम लोग कहेंगे मोलरिटी। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट का नाम है मोल फ्रैक्शन और ये इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सभी लोग समझिएगा और ये हायर क्लासेस के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? मोल फ्रैक्शन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के द्वारा। अब इसको एक एग्जांपल से आप लोगों ने समझना है। माना हम लोगों ने क्या किया, एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, इन दोनों को आपस में मिक्स करवाया और इनको मिलाने के बाद हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। और हमारे पास सॉल्यूशन बन गया ए प्लस बी का हमने क्या बना था, सपोज दैट ए बना दिया। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, एक ए और एक आपका बी, और आपने प्रत्येक कंपोनेंट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, मोल फ्रैक्शन जनरली क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब जो आप दोनों में से जिस कंपोनेंट का आपने निकालना है, अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, मोल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे या किस तरीके से हो सकता है, तो अब हम लोग सपोज दैट निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब जिसका निकाल रहे हैं क्या हो गया, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ए के भी और बी के भी, यानी कि एन ए प्लस एन बी। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो बी कंपोनेंट का, एक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इज दैट क्लियर? और तो इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो इनके जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो सॉल्यूशन में कितना होता है, आपका 1 के इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी। ये आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियोस में आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जो मोलरिटी हो गया, आपके पास मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू।